गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। तो बेटा आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं 11th बायोलॉजी का, और वो नया टॉपिक है अपना अंतःप्रद्रवी जालिका ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए बेटा, कोशिका जो है जिसे हम शरीर की मूलभूत इकाई कहते हैं, उसका एक कोशिकांग हमने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया था वो अपना पूरा हो गया। दूसरा कोशिकांग आज पढ़ते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका ER, वो कहते हैं इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके फंक्शन यानी कार्य क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है बेटा, अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये कोशिका में, जो कोशिका होती है उस कोशिका में केंद्रक के निकट, कोशिका जो होती है उसमें जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के निकट जाल के रूप में पाई जाती है। जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ये कोशिका में केंद्रक के निकट एक जाल के रूप में पाई जाती है। देखिए बेटा, यहां पर केंद्रक है, ये कोशिका का केंद्रक है, और ये केंद्रक है, इसके निकट ये जाल के रूप में जो संरचना हमें दिखाई देती है, ये जाल समान जो संरचना है इसे अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। कहाँ स्थित है, स्थिति क्या है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई कोशिका में ER की स्थिति क्या है, यानी ER कोशिका में कहाँ स्थित होती है। तो क्या बताएंगे, केंद्रक के निकट एक जाल के रूप में ये पाई जाती है। ठीक है बेटा, यहां तक। आगे देखिए, अगली बात करते हैं हम इसकी खोज के बारे में कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो है इसकी खोज किसने की थी और कब की थी। देखिए बेटा, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज 1945 में किथ पोर्टर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। किसने की थी बेटा, किथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने सबसे पहले कोशिका में 1945 में अंतःप्रद्रवी जालिका जो है इसकी खोज की थी। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है उसके खोजकर्ता कौन है बेटा, किथ पोर्टर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर का कि ER के खोजकर्ता कौन है, और वो कौन है, किथ पोर्टर। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका जो है इसकी हम संरचना की बात करें कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए बेटा, अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये कोशिका में जाल के रूप में पाई जाती है। एक जाल होता है कोशिका में, सूक्ष्म जो नलिकाएं होती हैं उन नलिकाओं का एक जाल होता है, और ये नलिकाएं जो होती हैं ये शाखित होती हैं, यानी नलिकाएं हैं, और ये जो नलिकाएं हैं ये कैसी होती हैं बेटा, शाखित नलिकाएं होती हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका है ये नलिकाओं के जाल के रूप में पाई जाती है, और ये नलिकाएं कैसी होती हैं बेटा, शाखित नलिकाएं होती हैं, यानी शाखाएं होती हैं उनमें, और ये केंद्रक के निकट है, नलिकाओं के जाल के रूप में पाई जाती है। और ये जो नलिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, शाखित होती है, शाखाओं में बटी होती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अंतःप्रद्रवी जो जालिका है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। इसकी संरचना में कितने भाग हैं बेटा, 3 भाग होते हैं। अंतःप्रद्रवी जो नलिका है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, यानी 3 भागों से ये मिलकर बनी होती है, जिसमें हम पहला भाग लेते हैं कुंडिकाएं। कुंडिकाएं या इन्हें बोला जाता है सिस्टर्नी।
सामान्यतः सिस्टर्नी शब्द का उपयोग किया जाता है। कुंडिकाएं शब्द जो है बहुत कम बोला जाता है। जो शब्द बोला जाता है वो क्या होता है, सिस्टर्नी होता है। सामान्यतः इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्नी। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है उसकी संरचना का पहला भाग है कुंडिकाएं या सिस्टर्नी। देखिए बेटा, सिस्टर्नी जो होती हैं ये अशाखित चपटी नलिकाएं होती हैं। चपटी नलिकाएं होती हैं, अशाखित चपटी नलिकाओं के रूप में होती हैं। कुंडिकाएं जो हैं ये अशाखित हैं, यानी शाखाएं नहीं होती इनमें, और ये कैसी हैं, चपटी नलिकाएं। नलिकाएं तो हैं लेकिन कैसी, चपटी नलिकाएं होती हैं। तो इसका पहला भाग क्या हो गया, कुंडिकाएं, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी क्या होती हैं, अशाखित और चपटी नलिकाएं होती हैं ये। ठीक है बेटा, अगला भाग लेते हैं इसका। अगला भाग आता है आस्य वेसिकल्स। देखिए बेटा, आस्य जो होते हैं ये गोलाकार संरचनाएं होती हैं, या इसे कह सकते हो ये गोलाकार नलिकाएं होती हैं। कैसी नलिकाएं हैं बेटा, गोलाकार नलिकाएं होती हैं। ये भी नलिकाएं हैं लेकिन ये अशाखित चपटी नलिकाएं हैं। और आस्य जो होते हैं ये गोलाकार नलिकाओं के रूप में होती हैं। ये ऐसी गोलाकार नलिकाएं जो इसमें पाई जाती हैं उन्हें आस्य या वेसिकल्स कहा जाता है। भाई सिस्टर्नी क्या है, ये चपटी नलिकाएं होती हैं, और आस्य क्या है, ये गोलाकार नलिकाएं हैं। सिस्टर्नी चपटी नलिकाएं और आस्य जो होते हैं ये गोलाकार नलिकाएं होती हैं। ठीक है बेटा, तीसरा भाग, संरचना का तीसरा जो भाग है वो आता है नलिकाएं। नलिकाएं ट्यूब्यूल्स, नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स। देखिए बेटा, नलिकाएं और ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये लंबी नलिकाकार होती हैं। लंबी नलिकाकार, ये लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाएं, ये लंबी नलिकाएं होती हैं। भाई जैसे अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गई, एक लंबी नलिका के रूप में हो गई। ये तो क्या है, इसमें नलिकाएं। गोलाकार नलिकाएं हैं तो क्या कहलाएंगे, आस्य। अगर अशाखित चपटी नलिकाएं हैं, चपटी का मतलब गोलाकार, पूरी तरह गोलाकार ना होकर थोड़ी सी चपटी होती है, तो चपटी नलिकाएं हैं तो सिस्टर्नी। गोलाकार नलिकाएं हैं तो उन्हें आस्य कहेंगे, और लंबी नलिकाकार जो संरचनाएं होती हैं उन्हें नलिकाएं कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया ईआर जो है उसकी स्थिति केंद्रक के निकट नलिकाओं के जाल के रूप में मिलती है। नंबर 2, खोज 1945 में किथ पोर्टर ने की थी। इसकी संरचना केंद्रक के निकट नलिकाओं के जाल के रूप में होती हैं। 3 भाग होते हैं, कुंडिकाएं यानी सिस्टर्नी, चपटी नलिकाएं जो अशाखित होती हैं। दूसरी आस्य, गोलाकार नलिकाएं हैं, और तीसरी है नलिकाएं, ये लंबी नलिकाकार होती हैं। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा कि जो ईआर है उसकी स्थिति क्या है। दूसरा, ईआर की खोज किसने की। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा ईआर की संरचना। संरचना में कितने भाग हैं बेटा, 3, तीनों याद रखने हैं, सिस्टर्नी, आस्य और नलिकाएं। तीनों में अंतर समझ में आ गया। ये चपटी नलिकाएं, ये गोलाकार नलिकाएं और ये लंबी नलिकाएं होती हैं। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आगे देखते हैं इसमें कि जो ईआर होती है इसके प्रकार पढ़ते हैं कि ईआर जो है वो कोशिका में कितने प्रकार की होती है, किस रूप में मिलती है।
तो कोशिका में ER जो है ये दो प्रकार की पाई जाती है। ER जो है इसके प्रकार की बात करें हम तो ER के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये कोशिका में पाई जाती है। दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका कौन सी बेटा? जिसमें नंबर 1 पे लेते हैं हम खुरदरी। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे बोला जाता है RER। RER का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ का मतलब क्या हो गया? खुरदरी। और ER का मतलब क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है बेटा। अब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? देखिए बेटा, ये पूरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, लेकिन आप ये हिस्सा देखिए और ये हिस्सा देखिए, इसमें अंतर है। क्योंकि इस हिस्से की जो अंतःप्रद्रवी जालिका है यहां पर सूक्ष्म कण के रूप में संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये डॉट डॉट के रूप में। ये सूक्ष्म कण जो है ये क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। तो RER जो होती है इसकी सतह पर, RER की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। RER की सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम कणों के रूप में पाए जाते हैं। कण छोटे छोटे कण होते हैं और कण पाए जाने के कारण ये जो इसकी सतह है वो हमें खुरदरी दिखाई देती है। भाई जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ये वाली देखिए, तो इसमें क्या होता है कि इसकी सतह पर सूक्ष्म कण यानी राइबोसोम उपस्थित है और राइबोसोम कणों के रूप में है और सतह पर जब कण दिखाई देते हैं तो वो कैसी दिखाई देगी? हमें खुरदरी दिखाई देती है और इसी कारण इसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों कहा जाता है रफ? क्योंकि इसकी सतह पर कणों के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब RER जो है इसके कार्य क्या हैं? देखिए बेटा, इसकी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अतः RER जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। RER जो है ये किसका कार्य करती है बेटा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ये याद रखना है अपने को अच्छे से कि RER का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। अतः RER जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है बेटा। अब दूसरी लेते हैं। दूसरा प्रकार जो है इसका अंतःप्रद्रवी जालिका का वो है चिकनी। चिकनी अंतःप्रद्रवी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे बोला जाता है SER। क्या कहते हैं बेटा इसे? SER, सुमुद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सुमुद मतलब चिकनी। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये वाला भाग देखिए बेटा, ये वाला भाग क्या है? SER है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और इसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी सतह पर, इसकी जो सतह है उस सतह पर
राइबोसोम जो हैं ये अनुपस्थित होते हैं, और राइबोसोम अनुपस्थित होने के कारण इसकी सतह चिकनी या सुमुद दिखाई देती है, क्योंकि भाई कण तो है नहीं इस पर, तो इसकी सतह क्या दिखाई देगी, सुमुद दिखाई देती है, इसलिए इसे सुमुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। अब देखिए बेटा, आरईआर का कार्य क्या था, प्रोटीन संश्लेषण कार्य। उसी तरह एसईआर जो है ये वसा का संश्लेषण करती है, वसा का संश्लेषण करती है, वसा का संश्लेषण यानी वसा जो है इसका निर्माण करती है। ये याद रखनी है बेटा दोनों अपने को कि आरईआर प्रोटीन का संश्लेषण करती है और एसईआर जो है ये वसा यानी स्टेरॉइड जो है उसका संश्लेषण करती है। ठीक है बेटा, तो ये दो प्रकार हो गए, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं और इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। दूसरी है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और ये वसा का संश्लेषण करती है, वसा का निर्माण करती है। ठीक है बेटा, एक चीज है जो नोट के रूप में हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या है कि बेटा देखिए आरईआर की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। आरईआर की सतह पर क्या पाए जाते हैं बेटा, राइबोसोम, यानी आरईआर जो होती है उसकी सतह से क्या जुड़े रहते हैं, राइबोसोम जुड़े रहते हैं। और ये राइबोसोम आरईआर की सतह पर एक विशेष प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। आरईआर की सतह पर एक विशेष प्रोटीन से जुड़े रहते हैं जिन्हें बोला जाता है राइबोफोरीन। राइबोफोरीन प्रोटीन किससे जुड़े हुए हैं बेटा, राइबोफोरीन प्रोटीन। अच्छे से इसको याद रखना है हमें, क्वेश्चन ये आएगा कि आरईआर पर राइबोसोम कौन सी प्रोटीन से जुड़े रहते हैं, और वो प्रोटीन कौन सी है बेटा, राइबोफोरीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, राइबोफोरीन प्रोटीन के द्वारा राइबोसोम आरईआर की सतह से जुड़े रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अंतःप्रद्रवी जालिका जो है उसके प्रकार हो गए। एक तो आरईआर हो गई और दूसरी क्या हो गई बेटा अपनी एसईआर। अब इसमें लास्ट बचता है कि जो ईआर है यानी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है इसके कार्य क्या है। कोशिका में अंतःप्रद्रवी जालिका क्या कार्य करती है ये हमें देखना है, और इम्पोर्टेंट भी है ये कि आरईआर जो है, एसईआर जो है, या मैं ये कहूं कि ईआर जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं ईआर। ईआर के कार्य, ईआर जो है उसके कार्य क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहला कार्य ईआर का जो है कि ईआर जो है ये कोशिका में अंतःकंकाल बनाती है। कोशिका का अंतःकंकाल का निर्माण करती है। देखिए अंतःकंकाल, अंतःकंकाल का मतलब उसका भीतरी जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है या आंतरिक जो कंकाल है, वो आंतरिक कंकाल किसके द्वारा निर्मित होता है, ईआर के द्वारा होता है, क्योंकि ये जाल के रूप में फैली रहती है जिसके कारण कोशिका एक निश्चित आकार और आकृति में बनी रहती है। जैसे बेटा हम बात करते हैं कि भाई आपका शरीर का जो कंकाल है उसका कार्य क्या होता है, शरीर में जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा है उसका कार्य क्या है भाई
जो भी जीव है उसको एक निश्चित शेप या उसको एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करना। भाई जैसे हमारे शरीर में अगर हड्डियां ना हो तो हमारा शरीर का एक निश्चित आकार नहीं रहेगा। तो उसी तरह ईआर जो है ये कोशिका जो है उसका अंतः कंकाल बनाती है, जिसके कारण कोशिका एक निश्चित आकार और आकृति में बनी रहती है। तो अंतः कंकाल का निर्माण करती है, पहला कार्य हो गया। दूसरा जो कार्य है, ये जो पहले भी बता दिया गया था कि ईआर में जो आर है ये क्या कार्य करती है बेटा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी, ये प्रोटीन बनाएगी। आर कोशिका में क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये पहले भी हो गया था। तीसरा इसका कार्य हो गया कि एसईआर जो है ये वसा का संश्लेषण करती है। एसईआर जो है वो कोशिका में वसा का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है बेटा? वसा का, स्टेरॉइड जो है उसका संश्लेषण करती है। तो ये दोनों कार्य पहले हो गए थे, तो 3 कार्य हो गए। चौथा कार्य क्या है कि जो ईआर है, ईआर के द्वारा केंद्रक से कोशिका द्रव में, केंद्रक से कोशिका द्रव में पदार्थों का परिवहन होता है। इसको समझना एक बार बेटा कि ईआर जो है उसके द्वारा केंद्रक से कोशिका द्रव में पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। मान लो जैसे ये पूरी कोशिका है, उसके अंदर केंद्रक है। अब केंद्रक में कोई पदार्थ बनता है तो वो केंद्रक से कोशिका द्रव में आएगा वो पदार्थ, लेकिन वो किससे होके आता है? ईआर जो है उससे होकर कहां आता है? कोशिका द्रव में आता है। क्योंकि यहां पर क्या है? कोशिका द्रव है। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग। ठीक है, तो केंद्रक में जो पदार्थ बनते हैं वो केंद्रक से जब कोशिका द्रव में स्थानांतरित होते हैं तो किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं बेटा? ईआर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो ईआर का कार्य क्या हो गया? केंद्रक से कोशिका द्रव में पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है बेटा, ये चौथा कार्य हो गया। अब 5वां और अंतिम इसका कार्य लेते हैं कि ईआर जो है इस पर उपस्थित एंजाइम, ईआर पर उपस्थित जो एंजाइम है वो औषधियों के विषैले प्रभाव, औषधियों के विषैले प्रभाव से बचाते हैं। ईआर जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर एंजाइम उपस्थित होते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं कि जो औषधियां होती हैं उन औषधियों के विषैले प्रभाव से कोशिका को बचाते हैं। देखिए, हम विभिन्न रोगों में विभिन्न प्रकार की औषधियां लेते हैं और ये औषधियां जो होती हैं वो किसी न किसी तरह शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। चाहे उनका नुकसान दीर्घकालीन हो सकता है, बहुत समय बाद प्रकट हो, तो वो जो औषधियां हैं उनके जो विषैले प्रभाव हैं उन विषैले प्रभाव से बचाने का कार्य भी कौन करती है? ईआर। कौन करेंगे? ईआर पर उपस्थित एंजाइम। तो ये 5 कार्य हैं बेटा किसके? ईआर के। कौन कौन से? कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है, आरईआर प्रोटीन का संश्लेषण करती है, एसईआर वसा का संश्लेषण करती है,
ईआर के द्वारा केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का परिवहन होता है और ईआर पर उपस्थित एंजाइम औषधियों के विषैले प्रभाव से रक्षा करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई अपना दूसरा कोशिकांग, हो गया अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है बेटा, तो आज हमने कोशिकांग लिया था कौन सा, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें हमने क्या पढ़ा, इसकी स्थिति क्या है, कोशिका के निकट नहीं केंद्रक के निकट एक जाल के रूप में ये पाई जाती है। ठीक है, खोज किसने की, 1945 में किथ पोर्टर ने इसकी खोज की। संरचना जो है इसमें इसके 3 भाग हैं, सिस्टर्नी चपटी नलिकाएं हैं, आज से गोलाकार नलिकाएं हैं और जो नलिकाएं हैं वो लंबी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका जो है उसके प्रकार पढ़े हमने, 2 प्रकार के हैं, आरईआर जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करती है, एसईआर जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, वसा का संश्लेषण करती है। फिर उसके हमने ये 5 कार्य पढ़े कि ये अंतःकंकाल बनाती है, आरईआर प्रोटीन का, एसईआर वसा का संश्लेषण करती है, पदार्थों का परिवहन होता है और औषधियों के विषैले प्रभाव से बचाती है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।